हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग कर रहे हैं दृष्टि आईएएस का यूपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 10। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं 2024 में तो आपके लिए ये टेस्ट है। इसके पहले और बाकी सारे टेस्ट कराए गए हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो टेस्ट देखिए जाकर। देखिए, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा टेस्ट करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपको एग्जाम में बैठेंगे तो कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के आने वाले हैं आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन नियमों द्वारा केंद्रीय आर्द्र भूमि नियामक प्राधिकरण को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। और दूसरा कथन है, इन नियमों में विवेकपूर्ण उपयोग के सिद्धांतों की एक विस्तृत सूची प्रदान की गई है। बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसमें दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है, तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। और दूसरा है, यह राज्य बोर्डों की गतिविधियों को समन्वित करता है तथा उनके मध्य विवादों का समाधान करता है। और तीसरा है, इसकी अध्यक्षता पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री करते हैं। बताना है कितने कथन सही है इसमें। तो देखिए, इसमें पहला कथन हो जाएगा गलत, और इसमें पहला कथन गलत हो जाएगा और दूसरा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो ये तीसरा कथन है, तो तीसरा कथन भी ये गलत हो जाएगा। इसमें ये मंत्रालय जो आएगा, ये अपॉइंटेड बाय चेयरमैन कम्युनिटी द कैबिनेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये यूनियन मिनिस्टर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और ये बाकी लोग जो बताया जा रहा है कि ये गलत हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री नहीं आएंगे। तो पहला और तीसरा गलत, दूसरा सही, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, केवल ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मानव पशु संघर्ष को कम करने से संबंधित पुनर्वास परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परियोजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी की एक पहल है और इसका उद्देश्य मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को कम करने के लिए मधुमक्खियों के बक्सों की बाड़ लगाना है। बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो देखिए, दोनों कथन सही है। हाथियों भगाने के लिए मधुमक्खियों का लगाना सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतीकात्मक वनारोपण निधि CAF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियमों के मुताबिक CAF का 50% धन राज्यों के बीच वितरित किया जाता है और 50% केंद्र के पास रखा जाता है। तो देखिए, ये 50% नहीं बल्कि ये राज्य का 90% होगा और यहाँ पे केंद्र का 10% होगा। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। और दूसरा कथन कह रहा है कि इस निधि का उपयोग जल ग्रहण क्षेत्रों में सुधार लाने, संरक्षित क्षेत्रों से अलग गांवों को पुनर्वासित करने एवं वन संरक्षण उपायों के लिए किया जा सकता है। तो ये कथन सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस फोरम में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश और विशेष एजेंसियां शामिल हैं। और दूसरा है, यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक सहायक संस्था है। और तीसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के वनों का संरक्षण और सतत विकास करना है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें सभी 3 कथन सही है, तो 3 हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री खरपतवार पुष्पों अथवा बीजों का उत्पादन नहीं करते। और दूसरा है, समुद्री घास संवहनी पादप और जिनमें वास्तविक तना, मूल और पत्तियां होती हैं। और तीसरा है, समुद्री घास में जनन सामान्यतः बीजाणुओं के माध्यम से होता है। और चौथा है, समुद्री खरपतवार को समुद्र का फेफड़ा यानी फुसफुस माना जाता है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो दूसरा पहला कथन जो है कह रहा है कि समुद्री खरपतवार पुष्प, तो ये कथन सही हो जाएगा, उत्पादन में नहीं करते हैं। और इसमें दूसरा है, समुद्री घास संवहनी पादप जिनमें वास्तविक तना, मूल और पत्तियां होती है, तो ये भी कथन सही है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड कह रहा है कि समुद्री घास में जनन सामान्यतः बीजाणुओं के माध्यम से होता है, तो ये कथन गलत है। और चौथा में कह रहा है कि समुद्री खरपतवार को समुद्र का फेफड़ा या फुसफुस माना जाता है, तो ये भी कथन गलत है। खरपतवार को थोड़ी ना मानते हैं फेफड़ा। तो 2 गलत हो गया, 2 सही हो गया, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सींग, बाघ, चीता, तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, हिम तेंदुआ। बताना है कि उपयुक्त में से प्रजातियों में दहाड़ने की क्षमता किसमें होती है। दहाड़ने की क्षमता, तो अगर आप देखेंगे इसमें, तो देखिए सींग है और बाघ है और इसमें तेंदुआ है और हिम तेंदुआ है। चीता तो देखिए इस पर आया था, जो चीता बिल्ली की तरह बोलता था, तो ये तो काट देंगे। 3 था, जहां जहां हटा दीजिए इसको।
और बाकी ये जो प्यूमा है, प्यूमा हटा दीजिए, तो ये देखिए हट गया ऑप्शन, ऑप्शन लग गया टी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुवी भालू यानी पोलर बियर केवल आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, अंटार्कटिका में नहीं, क्योंकि ध्रुवी भालू उस समय अस्तित्व में आए जब उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव हिम चादरों अथवा किसी भूभाग द्वारा एक दूसरे से संबंध नहीं थे। बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो देखिए इसमें दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2018 शैलेश नायक समिति की अनुशंसा पर आधारित थी। और दूसरा है, राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण राष्ट्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्थापित एक तदर्थ निकाय है। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वातावरण, अंटार्कटिका, बाहरी अंतरिक्ष और अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र। बताना है कि वैश्विक का कितने आमतौर पर वैश्विक कामस के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है सभी चार, ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 है, जिसके माध्यम से लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये पहला कथन आपका हो जाएगा गलत। और दूसरा, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित कुल सीटों के अंतर्गत महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण शामिल है। तो जो दूसरा कथन है ये कथन सही हो जाएगा, यही तो है, 1/3 शामिल है। तीसरा कह रहा है कि इस अधिनियम के प्रावधान लोकसभा और विधानसभा के विघटन के तक किसी प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करेंगे। तो तीसरा भी कथन सही है। और चौथा कह रहा है कि सनसेट क्लाज महिलाओं के लिए आरक्षण को सीमित करता है और संसद किसी भी परिस्थिति में इसे बढ़ाने में असमर्थ है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार पहला और चौथा गलत हो जाएगा और आपका दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें 2 गलत है, 2 सही है, तो केवल जो 2 आंसर रहेंगे वही सही होगा। तो ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन बी, केवल 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक साथ चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उद्देश्य चुनावी व्यय को कम करना और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना। तो बताइए ये कथन सही होगा। तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि भारत में पहले कभी एक साथ चुनाव नहीं हुआ, तो पहली बार जब चुनाव हुआ तो एक साथ ही तो हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। यह क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों के बेहतर प्रतिनिधित्व में सहायता प्रदान करता है। तो क्या सहायता प्रदान करेगा, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन थर्ड भी गलत लगा देंगे। तो एक सही है, तो केवल ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जैव ईंधन की उन्नति और व्यापक रूप से अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक मंच प्रदान करेगा। और दूसरा है, इसमें विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर एक स्पष्ट समझौता शामिल किया गया है। इसके सदस्य देश G20 के सदस्य है, इसमें G20 सदस्य देशों के अतिरिक्त कोई भी अन्य देश शामिल नहीं है। बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो देखिए इसमें पहला कथन तो सही है, लेकिन इसमें जो दूसरा कथन गलत है और तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा, तो केवल ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। अब मतलब पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा गलत, तो केवल एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा फारस की खाड़ी से सीमा साझा नहीं करता है, कौन सा है बताइए। तो ये हो जाएगा मिस्सिवा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 इस शहर है, ठीक है, शहर के बारे में पूछा हुआ है। क्वेश्चन 15 है, भारत आसियान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसियान में भारत की भागीदारी क्षेत्रीय एकीकरण और बहुपक्षवाद के प्रति इसकी व्यापक प्रतिबद्धता का एक घटक है। तो क्या ये कथन सही है, तो सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि आसियान भारत की एक ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन का केंद्र है एवं सुदूर पूर्व के लिए भारत के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। तो क्या ये दूसरा कथन सही होगा, तो ये दूसरा भी सही हो जाएगा। हाल ही में दोनों ने इसे और अधिक व्यापार सुविधाजनक बनाने के लिए आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता यानी AIGA संपन्न किया है। तो देखिए इसमें ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, तो तीसरा कथन गलत कर देंगे, तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अब्राहम समझौते में शामिल 4 सदस्य कौन कौन से थे। तो यह है यूएई है, इजराइल है, बहरीन और सूडान है, ठीक है। इसमें सूडान है तो याद रखिएगा, इजराइल, बहरीन, सूडान अफ्रीका का एक
है। क्वेश्चन नंबर 17 है ब्रांड लाइन क्या है? ब्रांड लाइन किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका समृद्ध उत्तर और निर्धन दक्षिण के बीच आर्थिक असमानता, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह निर्यातकों और आयातकों को अपनी अपनी घरेलू मुद्राओं में भुगतान करने में सक्षम बनाएगा तथा भारतीय रुपया और यूएई दिरहम विदेशी मुद्रा बाजार के विकास में सहायता प्रदान करेगा। और दूसरा है इसमें सभी पूर्णतः परिवर्तनीय चालू खाता विनिमय और पूंजी खाता विनिमय शामिल है। कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए इसमें दूसरा कथन गलत है, पहला सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कि देश कजाकिस्तान के साथ सीमा स्थल साझा करता है। बताइए कौन कौन सा करता है? ईरान तो नहीं करता है, चीन करता है, रूस करता है, इसमें उज्बेकिस्तान भी करेगा। तो कितने हो गए इसमें? तो हो जाएंगे इसमें आपके 4, ठीक है। रूस, उज्बेकिस्तान, चीन और इसमें तजाकिस्तान करेगा कि नहीं? तो तुर्कमेनिस्तान करेगा, तुर्कमेनिस्तान इसमें है, तुर्कमेनिस्तान करेगा, तजाकिस्तान नहीं करेगा। तो 4 हो गया ना, रूस, उज्बेकिस्तान, चीन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भारतीय जैव सुरक्षा ज्ञान पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार को जीवित संशोधित जीव से संबंधित अनुसंधान प्रस्तावों के आवेदन प्राप्त होते हैं। तो क्या पहला कथन सही है? तो पहला सही है। दूसरा है यह पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समव्यवहार के लिए एक संवादात्मक ऑनलाइन वेब पोर्टल है। तो यह कथन गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव पूर्वेक्षण यानी बायो प्रोस्पेक्टिंग वाणिज्य में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अनुवांशिक या जैव रासायनिक सामग्री के दोहन करने की प्रथा है। और दूसरा है बायोपाइरेसी छोटे अणुओं, बृहद अणुओं और जैव रासायनिक एक एवं अनुवांशिक जानकारी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की खोज है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो इसमें दोनों ही कथन गलत है, तो ऑप्शन डी लगा देंगे, ठीक है, मतलब सही है ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोफ्राइट्स में पादप छोटे तनों, साधारण पत्तियों एवं वास्तविक मूलों में विभेदित होता है। और दूसरा है मास, लिवरवर्ट्स और हार्नवर्ट्स भारतीय बायोफ्लोरा के प्रमुख घटक है। तो कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो देखिए इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्टाजोना प्रोटोकॉल को उत्तरदायित्व और निवारण पर नगोया कुआलालंपुर अनुपूरक प्रोटोकॉल द्वारा सुदृढ़ किया गया है। और दूसरा है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभी समय के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है चांगवेन घोषणा के निम्नलिखित किससे संबंधित है? चांगवेन, तो यह है मानव कल्याण और आर्द्र भूमि से, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 25, पर्यावरण प्रभाव आकलन। तो ये है किसी परियोजना को प्रस्तावित परियोजना को शुरू करने से पहले उसके पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, रेडियोधर्मी अपशिष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडियोधर्मी अपशिष्ट सैन्य गतिविधियों और चिकित्सा अनुसंधान एवं उद्योग में लाभकारी प्रक्रिया द्वारा उत्पादित होता है। और दूसरा है अल्फा कण ऋणावेशित हीलियम परमाणु होते हैं, जबकि बीटा कण धनावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो इसमें देखिए दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है, तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्योग से उत्सर्जित शोर को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है। तो ये तो नहीं, ये करता है, सही है। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अलग किया गया, तो ये कथन गलत हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण इसमें नहीं आता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ध्वनि प्रदूषण के लिए दूसरा अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 28 है प्लास्टिक कल्चर किसके लिए संदर्भित है? प्लास्टिक कल्चर, तो ये होगा आपका कृषि अनुप्रयोगों में प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कि आपदाएं राज्य आपदा राहत कोष अंतर्गत शामिल हैं, कौन कौन से हैं इसमें से? तो चक्रवात, सूखा, बादल फटना, कीट हमला, पाला, आकाशी, तो ये सभी है 5। आकाशीय बिजली नहीं है, तो आकाशीय बिजली हटा दीजिए, केवल 5 आएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसमें? एक मिनट, सभी 4 आएंगे इसमें, कोई एक और है जो इसमें से हटेगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कास पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल और नामित जैव विविधता तप्त स्थल है, और दूसरा है यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विस्तृत है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो इसमें देखिए दूसरा, पहला ये हटाइए और पहला सही कर दीजिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हुलाक गिब्बन के संदर्भ में, हुलाक गिब्बन का नाम सुने हैं अभी तक? तो हुलाक गिब्बन में कह रहा है कि यह भारत में पाई जाने वाली वनमानुषों की एकमात्र प्रजाति है, तो ये सही हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि यह केवल पश्चिमी घाट और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ये पश्चिमी घाट उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये कथन गलत हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें तीसरा कह रहा है कि ये दिवाचर और वृक्ष पर रहने वाले जंतु हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन लगाएंगे बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने राष्ट्रीय कार्बन रजिस्ट्री विमोचित की है? तो यह किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इकोसाइड किसके लिए है? तो यह है मानवीय गतिविधियों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का सुविचारित विनाश, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, जलवायु परिवर्तन और समृद्ध विज्ञान के संदर्भ में अटलांटिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है? तो यह है आर्कटिक महासागर की विशेषताओं को अटलांटिक महासागर के समान बनाने वाली एक घटना है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य और महोत्सव, बताना है कौन सा होगा इसमें से राज्य और महोत्सव में। आंध्र प्रदेश के लिए उगादी लिखा हुआ है, तो आंध्र प्रदेश के लिए उगादी है। 1 मिनट, तो आंध्र प्रदेश इसमें 1 मिनट, कौन सा है? खर्ची पूजा देखिए ये मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि ये त्रिपुरा का है, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। खर्ची पूजा कहाँ का है? त्रिपुरा का है। और उसके बाद और कौन सा पेयर सही है इसमें? तो उगाड़ी जो है, उगाड़ी आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश, ये सही होगा। कर्नाटक का करागा, गोवा का सिमलो मेला, तो इसमें आप केवल 3 लगाइए, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक गलत है, त्रिपुरा वाला है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वीरांगना दुर्गावती बाग आरक्षित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का 7वां, उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि एमपी का है, तो पहला गलत कर दीजिए। दूसरा है नवीनतम बाघ गणना के अनुसार कर्नाटक की बाघों में आबादी सर्वाधिक, कर्नाटक में थोड़ी नहीं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो दोनों कथन गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोसी, गंडक, घाघरा, दामोदर, यमुना, पूछ रहा है कि भारत में उद्गम नहीं होती है, कौन सी नहीं होती है? तो इसमें देखिए केवल 3 होगा, गंडक होगा, कोसी होगा, घाघरा होगा। दामोदर, यमुना तो यहाँ से निकलती है, भारत से निकलती है, तो ऑप्शन सी बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में फास्फोरस का सबसे बड़ा निक्षेप मोरक्को और पश्चिमी सहारा क्षेत्र में है, सही है। अब भारत में गोंडवाना क्षेत्र में फास्फोरस का पर्याप्त निक्षेप है, तो ये कथन गलत है, तो ऑप्शन लगाइए, ऑप्शन नंबर सी, पहला सही दूसरा गलत। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एशियाई प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियर, तो यह होता है, यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक देशों द्वारा एशियाई देशों को पेट्रोलियम विक्रय के समय वसूला जाने वाला अतिरिक्त शुल्क, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। इस पहल की कार्यान्वयन अवधि 4 वर्ष है। यह मिशन मेक इन इंडिया पहल का सहयोग प्रदान करता है, बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें पहला कथन गलत है और दूसरा कथन इसमें सही है, तीसरा कथन सही है, पहला गलत है। पहला कौन सा मंत्रालय है? तो पहला है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मंत्रालय, देखिए वस्त्र है तो टेक्सटाइल लगाएंगे, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी नहीं इसमें है। और दूसरा और तीसरा सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा विकल्प ग्रेसम के नियम बताता है? ग्रेसम के नियम, अच्छी मुद्राएं बुरी मुद्राएं को चलन से बाहर कर देती हैं, इसका नियम होता है। देखिए यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें एक नियत विनियम द्वारा प्रणाली में अति स्फीति वाली मुद्रा को अति मूल्यांकित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा से बदल दिया जाता है, मतलब पुरानी मुद्रा लोग नई मुद्रा बदल देते हैं। G20 टेक स्प्रिंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? तो कह रहा है कि यह विश्व बैंक का पहल है, विश्व बैंक का नहीं पहल है, गलत है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सर्वोत्तम तकनीकी समाधान विकसित करने का उद्देश्य रखती है, तो ये भी कथन गलत है, ऑप्शन हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 43 है जनरेटिव एआई एंड जॉब्स किसके लिए है? तो यह है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ। जॉब दिएगा तो ये आईएलओ ही देगा। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्न पर विचार कीजिए। बताना है कि उपयुक्त में से कितने कारक भारत में खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं? तो ये खुला बाजार बिक्री योजना, मानसून परिवर्तनशीलता, एमएसपी नीति, विनिमय दर में उतार चढ़ाव, कीट एवं रोगों का प्रकोप, सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ह्यूमन इम्यूनिटी यानी कि एड्स एचआईवी के कारण होता है जो समय के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। तो क्या ये कथन सही है? तो पहला कथन सही हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि एंटीरोट्रोवायरल थेरेपी यानी एआरटी एड्स के लिए एक चिकित्सा उपचार है जो शरीर में एचआईवी की प्रतिकृति को प्रभावी ढंग से उपचारित कर सकती है। तो क्या दूसरा कथन सही है? तो दूसरा सही भी है। फिर तीसरा है कि एड्स का उपचार आसानी से उपलब्ध है और वैश्विक स्तर पर एचआईवी की महामारी में गिरावट आई है। तो इतने आसानी से तो उपलब्ध नहीं है ये, तो तीसरा गलत कर दीजिए। 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 2। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट सामाजिक, आर्थिक और गति और जाति जनगणना के आधार पर तैयार की जाती है। दूसरा है इसमें 3 असमान महत्व वाले आयाम शामिल हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तीसरा, यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। तो ऑप्शन 3 सही होगा और पहला और दूसरा गलत कर दीजिए। तो ऑप्शन सी लगा दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विद्यालय अस्पतालों में हमले, मानवीय सहायता से इनकार, परमाणु युद्ध, जाति से जनसंहार, उपयुक्त में से कितनों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बालकों के विरुद्ध गंभीर उल्लंघन के लिए पहचाना गया है? तो ये पहचाना गया है केवल 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से विमोचित किया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा है स्थलों स्मारकों के केवल निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा गोद लिया जाता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान के लिए इसे अनुकूल वातावरण के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसका नाम परिवर्तित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था या देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा? बताइए कौन सा होगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका नाम परिवर्तित किया गया था। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा है यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाता है, के रूप में विकसित हुआ। तो ये सही है। और तीसरा है यह पाठशाला प्रणाली पर आधारित है। तो ये कथन गलत है, पाठशाला प्रणाली पर आधारित नहीं है, ये गुरुकुल सिस्टम पर था। तो केवल एक कथन सही होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। परमाणु बम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु बम का पहला सफल परीक्षण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, परमाणु बम विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये सही हो जाएगा। और उसके बाद मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक अनुसंधान विकास कार्यक्रम जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम बनाया गया था। ये कथन सही हो जाएगा। चौथा है वर्ष 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। तो ये भी कथन सही है। तो इसमें केवल 3 आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, महासागरीय धारा और संबंधित देश। बताना है कौन सा कथन कितने युग्म सही सम्मिलित है इसमें। अगुलहास की धारा दक्षिण अफ्रीका, हम्बोल्ट की धारा चिली, वेगुएला की धारा पेरू और नार्जुइने की धारा नॉर्वे। बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए इसमें 3 कथन सही होंगे। अगुलहास की धारा जो है साउथ अफ्रीका का सही है। तो इसमें जो दिया गया है कि बेंगुएरा का धारा जो पेरू दिया हुआ है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। ये नामीबिया और अंगोला के पास में होता है। तो ये पेरू हटा दीजिए और बाकी सही है। तो हम्बोल्ट की धारा चिली और नार्जुइने की धारा नॉर्वे। तो हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 3। नेक्स्ट है प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषक द्वारा अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। ये कथन गलत है, अपने लिए निर्माण नहीं करते हैं।
और दूसरा कह रहा है कि जुजैनथिली प्रवार को उनके आकर्षक रंग प्रदान करते हैं, तो ये सही है। अब प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए उष्मीय तापमान के साथ हल्के अम्लीकरण की आवश्यकता होती है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा, तो केवल ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी विशेषता है शुष्क एवं उष्ण ग्रीष्मकालीन वर्षा एवं शीत सर्दियां हैं, और यह केवल दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में ही उपलब्ध है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो ये केवल पहला कथन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर से है? तो देखिए रायपुर और कोलकाता सबसे दूर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर तक पर्वतों का सही क्रम है? तो पहले शिवालिक आएगा, फिर पीर पंजाब, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, चंबल नदी के संदर्भ में है। तो यह अरावली पहाड़ियों से उद्गमित होती है तथा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा के पास से गंगा नदी में मिल जाती है, तो ये गलत है। और दूसरा है, नदी की खड्ड भूमि का विस्तार आज भी जारी है। तीसरा है, भारत का राष्ट्रीय जली गंगा डॉल्फिन इस नदी में पाई जाती है। तो क्या ये दोनों सही है? तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन पहला कथन गलत है, ऑप्शन बी लगाएंगे, केवल 2। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वंशधारा, शत्रुंजी, पेन्नार, ब्रह्माणी, मांडवी, पेरियार। बताना है कि नदियां अरब सागर में गिरती हैं। देखिए इसमें केवल 3 ही है। वंशधारा तो बता देता हूँ इसमें कौन कौन सी गिरती है। तो देखिए इधर आपका पूछ रहा है, ऐसे भारत की होता है नक्शा, तो ये हो जाएगा अरब सागर, ये हो जाएगा बंगाली खाड़ी, तो ये ईस्ट साइड, ये वेस्ट साइड। तो ईस्ट साइड में जो गिरती है, तो वो वेस्ट साइड में जो गिरती है वो होता है पेरियार, मांडेवी, और ये कौन से, शत्रुंजी। तो हो गया 3, मांडवी, पेरियार और शतरंजी, और बाकी ये है आपके हैं वेस्ट साइड के, जो कि बंगाली खाड़ी में होते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में मानसून का आगमन सर्वप्रथम होता है? तो आपको लग रहा होगा मालाबार तट, लेकिन मालाबार नहीं, बल्कि अंडमान निकोबार। ये मई में ही पहुंच जाता है, जून में यहाँ पहुंचता है, और जून में लक्षद्वीप में पहुंचता है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा नहीं होती है, लेकिन सर्दियों के दौरान वर्षा होती है? तो ये होता है कोरोमंडल तट पे, तमिलनाडु वाला जो है ना वो। फिर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंपास अर्जेंटीना दिया है, वेल्ड नाइजीरिया, लानोस वेनेजुएला, और हुलुन बुइर मंगोलिया। बताना है कौन कितने कथन सही होंगे इसमें। तो इसमें आपके हो जाएंगे केवल 3 कथन सही है। तो पंपास जो अर्जेंटीना, ये सही हो जाएगा, और वेल्स जो है ये साउथ अफ्रीका का है, न कि नाइजीरिया का है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी लानोस वेनेजुएला सही है, और ये भी सही है, तो केवल 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, ओकावंगो डेल्टा किस देश से संबंधित है? तो ये है भैया आपका बोत्सवाना, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मांडीय विकिरण और ग्रही पिंडों के साथ इसकी अंतःक्रिया, ज्वालामुखी प्रस्फुटन, अंतरा तारकीय धूल कणों का क्रमिक संचय, उपयुक्त घटनाओं में से कितनों ने पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास में योगदान दिया है? तो सभी ने दिया, ऑप्शन समझ सी लगा देंगे। अपक्षय और अपरदन महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो पृथ्वी की सतह को आकार देती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपक्षय और अपरदन के बीच अंतर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यह करता है, अपक्षय में चट्टान का विघटन और अपघटन शामिल है, जबकि क्षरण में अपक्षयी चट्टान का निष्कर्षण और परिवहन करना शामिल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, समय, जलवायु, स्थलाकृति, मूल पदार्थ और जैविक क्रियाएं उपयुक्त में से कितने मृदा निर्माण में योगदान देने वाले कारक हैं? तो सभी हैं, पांचों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित पर युग्म विचार कीजिए। भू आकृति और स्थलाकृति, बरखान कास्ट और स्टैलेक्टाइट, ईओलियन, हिमोड़, हिमनद उपयुक्त में कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो ये आपके केवल एक ही है। तो देखिए ये आपका बरखान जो है डिजर्ट है, न कि कास्ट होगा, मरुस्थली वाला। और इसमें जो दूसरा है, तो दूसरा आपका ये स्लाइड जो है, तो ये आपका पड़ेगा वेथरिंग प्रोसेस में, वेथरिंग प्रोसेस केमिकल पे, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा इसमें सही है, तीसरा वाला जो है इमोड हिमनद, ये सही है।
तो केवल एक होगा। नेक्स्ट है मछुआई नौवहन जहाजों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकना, अवसादों का विघातन करना, विद्युत शक्ति उत्पन्न करना। उपयुक्त में से कितने ज्वार के लिए संभावित अनुप्रयोग हैं? तो सभी ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह रॉटरडैम अभी समय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विनिमय से संबंधित है, सही है। इसमें स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय कारणों से गंभीर रूप से प्रतिबंधित औद्योगिक रसायनों को शामिल किया गया है। तो इसमें दूसरा भी सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि अभी समय अविधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, तो ये बाध्यकारी है, इसको तीसरा गलत करेंगे। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। 68 क्या है? अंतरराष्ट्रीय हेलिंग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इसका उद्देश्य वेल से प्राप्त उत्पादों का उचित संरक्षण और इससे संबंधित उद्योग का क्रमिक विकास करना है, तो सही है। और यह सदस्य देशों, अंतरराष्ट्रीय एजेंसी और गैर सरकारी संगठनों का एक स्वैच्छिक गठबंधन है, तो गलत हो जाएगा ये। भारत, कनाडा और जापान इसकी योगदानकर्ता सदस्य है, तो ये भी गलत है। तो केवल एक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। 69 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन और सतत विकास निवास राष्ट्रीय मिशन और सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन, उपयुक्त में से कितने मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के भाग हैं? तो देखिए इसमें केवल 5 हैं। इसमें जैव ऊर्जा मिशन हटा देंगे, ठीक है, तीसरा वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। एकीकृत कृषि प्रणाली एक ही कृषि प्रणाली के भीतर विविध कृषि गतिविधियों को संयोजित करने की यह सतत प्रथा है, क्योंकि यह एकीकरण संसाधन उपयोग को अनुकूलित करता है, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है तथा किसानों की आजीविका को स्रोतों में विविधता लाकर उनकी आय और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाता है। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी कर रहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय बांस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह उत्पादकों से लेकर उपभोक्ताओं तक बांस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास पर केंद्रित है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि यह वनस्पतियों को वन क्षेत्रों में उगे बांसों को काटने का अधिकार देता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। और तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर है, ठीक है, तो ये इसके अंदर नहीं, तो केवल एक होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए वनारोपण के माध्यम से कार्बन पृथक्करण एक प्रभावी रणनीति है, क्योंकि वनीकरण कार्बन के अवशोषण और संग्रहण को बढ़ाता है, क्योंकि वृक्ष प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। दोनों कथन सही और सही व्याख्या भी कर रहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, उसी आधार पर क्वेश्चन है। कह रहा है कि महाद्वीपों के पूर्वी तट पर अनेक गर्म रेगिस्तानों का निर्माण ठंडी महासागरीय धाराओं के प्रभाव से हुआ है, क्योंकि ठंडी महासागरीय धाराएं वायु में आर्द्रता को बनाए रखना कठिन बना देती है, जिससे वाष्पीकरण दर कम हो जाती है। कौन सा कथन सही होगा? दोनों कथन सही है, तो सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गरेता चालीसा और प्रजनन 50, तो ये कहाँ पर होता है, बताइए कहाँ पर होता है? तो यह होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध के पश्चिमी कोने पे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। महाद्वीप और उच्चतम शिखर। तो देखिए इसमें पहला अंटार्कटिका माउंट पैट्रिक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। माउंट विंसन द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर यूरोप, तो यूरोप में भी देखो, ये यूरोप में इल्बरस हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है, जो कि ये माउंट ब्लॉक दिया है। अफ्रीका का जो दिया है, तो अफ्रीका का ये माउंट किलिमंजारो, ये सही है, किलिमंजारो। ओसेनिया माउंट विल्यम जो दिया है, तो ये भी कथन गलत है। ये यहाँ पर एक है, उसका नाम है हाईएस्ट पीक ओसेनिया पुनकेक जाया करके है, ठीक है, पुनेक जाया करके, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक ही सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। पश्चापी मेघ प्रायः अनियमित एवं हिमकरणों से निर्मित होते हैं, क्या यह कथन सही है? तो कथन पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि इस तरह कपासी मेघ स्वच्छ मौसम एवं साफ आसमान को संदर्भित करते हैं,
तो दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि स्तरीय मेघ सामान्य रूप से कम अथवा मध्यम ऊंचाई पर निर्मित होते हैं, तो ये सही है। वर्षा स्तरीय मेघ स्तर स्थिर वर्षा के साथ अपने संबंध के लिए जाने जाते हैं, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा केवल 3। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 77 नंबर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल में लवणता उसे सघन बनाती है। अलवणीय जल के पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में अलवणीय जल के पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण अधिक आम है। कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें केवल एक कथन सही है, पहला, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है। पद ट्रिग्रे जो अक्सर जन समाचारों में सुना जाता है, पद ट्रिग्रे क्या है ये? तो ये हो जाएगा उत्तरी इथोपिया का है। 79 नंबर क्वेश्चन है। समदाब रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की के अपेक्षाकृत अधिक समानांतर है। तो क्या पहला कथन सही है? तो पहला आपका ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब आमतौर पर ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है कि बढ़ता है? घटता है ना, ये कथन गलत हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के माध्यम से मापा जाता है, तो ये बैरोमीटर के माध्यम से मापा जाता है, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल 1। क्वेश्चन नंबर 80 है। पाम तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ताड़ यानी पाम का वृक्ष केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही उगाया जाता है, सही है। अन्य वनस्पति तेलों की तुलना में इससे उपज कम होती है, तो ये कथन गलत है। और दूसरा है, तीसरा है यह अपमार्जकों और आइसक्रीम में पाया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 होगा, ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 81 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गहन पारिस्थितिकी पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मानवीय मूल्यों और जीवन शैली में मूलभूत परिवर्तन की परिकल्पना करता है। उथली पारिस्थितिकी पृथ्वी पर समग्र जीवन के व्यापक पारिस्थितिकी अंतर संबंध की पूरी तरह से अवहेलना करती है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो इसमें केवल एक होगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा कथन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बताना है कि उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं मानव संशोधित पारिस्थितिकी तंत्र की है। तो देखिए, स्थिर है, जटिल खाद्य श्रृंखला है, बड़ी संख्या में खरपतवार, कम प्रजाति विविध, अत्यधिक सरलीकृत। इसमें केवल 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्फर चक्र मुख्य रूप से भूवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं द्वारा और नगण्य रूप से जैविक प्रतिक्रियाओं द्वारा संचालित होता है। और दूसरा है, ज्वालामुखी प्रस्फुटन से वायुमंडल में बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, जो सल्फर चक्र के लिए सल्फर का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। तो पहला कथन गलत और दूसरा कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से विपथगामी होती है? तो यह होती है बेरिंग जल डमरू मध्य और एल्यूसियन द्वीप समूह से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सतह का प्रकाशानुपात यानी एल्बिडो इंगित करता है कि कितनी सौर ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित होती है। तो इसमें पहला कथन करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि उच्च प्रकाशानुपात वाली सतहें अधिक सौर ऊर्जा को अवशोषित करती है और ग्रह को गर्म करने में योगदान करती है, ये कथन गलत है। बंजर भूमि की तुलना में महासागर प्रकाशानुपात कम होता है, तो क्या ये कथन सही है? तो तीसरा सही है, दूसरा कथन गलत, पहला भी सही है। तो 1 और 3 सही, ऑप्शन नंबर बी लगाएं, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 86। यह दक्षिण एशिया का पहला समुद्री जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है और जैव विविधता के मामले में पृथ्वी पर सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। इसमें 21 द्वीप समूह है, जिनमें ज्वार, नदमुख, समुद्र पुलिन और पंख तट शामिल है, जो इस क्षेत्र को आश्चर्यजनक रूप से सुंदर बनाते हैं, जहां समुद्री गाय, मैंग्रोव, समुद्री करकटी और डुडोंग जैसी प्रजातियां पाई जा सकती हैं। यह मन्नारी खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंद्राई फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है, यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के आघात और सहनीयता के लिए वैश्विक फ्रेमवर्क जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला। दूसरा कह रहा है, यह मुख्य रूप से आपदा के बाद आकलन पर केंद्रित है, तो ये भी सही हो जाएगा। यह आपदा के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को ध्यान में रखता है, ये भी सही है। इसमें प्राकृतिक खतरों के अलावा तकनीकी खतरे भी शामिल है, ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है। मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अवसाद में परिवर्तन के कारण मैंग्रोव को दोबारा लगाना मुश्किल होता है, सही बात है। ये विभिन्न प्रकार के तापमानों का सामना कर सकते हैं,
तो ऐसा नहीं है, मैंग्रोव सामना नहीं कर सकते हैं, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। सर्वाधिक मैंग्रोव भारत में पाए जाते हैं, सर्वाधिक भारत में पाए जाते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो देखिए 40% ग्लोबल एरिया मैंग्रोव, 4 कंट्रीज, इंडोनेशिया में 19%, ब्राजील में है 9%, नाइजीरिया में 7% और मैक्सिको में 6% है। ठीक है, तो ज्यादा यहाँ से नहीं पाया जाता है। तीसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी को प्राप्त सूर्यताप दीर्घ तरंग विकिरण के में प्राप्त होती है, ये कथन गलत है। सर्वाधिक सूर्यताप भूमध्य रेखा पर प्राप्त होता है, ये भी कथन गलत हो जाएगा। यदि पृथ्वी समतल होती तो सूर्य के सामने की सतह पर आने वाली सौर विकिरण की समान मात्रा प्राप्त होती है, ये कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल डमरू मध्य भूमि का एक संकीर्ण भाग है जो 2 बड़े जल निकायों को जोड़ता है, और जिब्राल्टर जल डमरू मध्य तकनीकी गतिविधियों द्वारा निर्मित जल डमरू मध्य है, और स्थल मंडल जल डमरू मध्य जल का एक संकीर्ण भाग है जो 2 जल निकायों को जोड़ता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो इसमें देखिए केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे इसको। ठीक है, पहला और तीसरा कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के ऊपर सक्रिय होते हैं, ये सही है। और गति की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, ये कथन गलत है। और शीत ऋतु से ये अधिक प्रभावी होते हैं, ये भी सही है। 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर का सबसे बड़ा स्वदेशी रूप से विकसित संस्करण है, और दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम तथा मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा, तो ये मुदुमलाई जन्य वन्य जीव अभ्यारण्य और वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे इसको। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सियरा नेवादा, कैस्केड, माद्रे पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वतमाला, कैरेबियन सागर, बताना है कौन सा इसमें उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी तट पर है, तो ये है ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2, सियरा नेवादा और कैस्केड माद्रे पर्वतमाला। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी भारत में स्थित है, तो कौन कौन से होंगे? पक्के बाघ आरक्षित क्षेत्र, कमलांग बाघ आरक्षित क्षेत्र, बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र और डंपा, तो सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा देश अफ्रीका के स्लेव कोस्ट पर स्थित है? स्लेव कोस्ट जानते क्या है? अफ्रीका का कॉन्टिनेंट देखिए ऐसे है, तो ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे आया हुआ है, तब ऐसे जाके ऐसे आया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये आपका स्लेव कोस्ट है। ठीक है, स्लेव कोस्ट। तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा नाइजीरिया आ जाएगा, बेनिन आ जाएगा और टोगो आ जाएगा, ये नहीं आ जाएंगे, तो 3, 4, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97 है, रिजोल्यूशन 2593 क्या है ये? तो अफगानिस्तान की स्थिति का पर संकल्प, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षी नहीं है? तो ये है तिलापिया, ऑप्शन नंबर सी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये प्रयोगशाला में निर्मित प्रोटीन है और ये एक ही मूल कोशिका से प्राप्त सजातीय संकर कोशिका द्वारा निर्मित होती है। तीसरा है, ये सिर्फ एक एंटीबॉडी के प्रतिरूप में और वे केवल एक एंटीजन से बनते हैं। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो सभी कथन सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लास्ट 100 नंबर, निम्न पर विचार कीजिए। ब्लू मून एक माह की पहली पूर्णिमा को संदर्भित करती है, और दूसरा है सुपर मून तब होता है जब चंद्रमा अपनी उपभू रेखा से गुजर रहा होता है या उसके करीब होता है, और यह पूर्णिमा भी उस दिन यह पूर्णिमा भी होती है। तो क्या ये सही है? तो दूसरा कथन सही हो जाएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर लगाएंगे, ऑप्शन बी। तो देखिए सुपर ब्लू मून के बारे में जानिए कि सुपर ब्लू मून इज अ कन्वर्जेंस ऑफ थ्री लाइनर occurrence, a full moon, a super moon and a blue moon. Blue moon refer to the second full moon within a single month, a rare event since full moon typically occur once a month. इसलिए ये पहला वाला कथन गलत है। और दूसरा कथन क्यों करेक्ट है? तो व्हेन सीजन एक्सपीरियंस 4 फुल मून, द थर्ड फुल मून इज डिमेड द ब्लू मून।
A supermoon happens when the moon is passing through is close to its perigee and is also a full moon. Full moon is a period. Supermoon is about 14% bigger and 30% brighter than a full moon at apogee called a micro moon. तो it called supermoon. चलिए, तो इसी के साथ हम लोग ये समाप्त करते हैं। हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिया और आज का टेस्ट नंबर ये 10 था। इसके बाद हम लोग 10 क्वेश्चन नंबर 11 टेस्ट नंबर 11 लेके आएंगे। तो इसके पहले का जितना भी टेस्ट है तो आप लोग करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।